ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, जब इंग्लैंड की क्वींस एलिजाबेथ एक ने एक चार्टर जारी किया। इसका उद्देश्य एशिया, विशेष रूप से भारत, चीन और इंडोनेशिया से व्यापार करना था। कंपनी का प्रारंभ व्यापारिक दृष्टिकोण से था, लेकिन धीरे धीरे यह भारत में अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी स्थापित करने लगी। कंपनी का पहला उद्देश्य भारतीय मसालों, कपास, रेशम, चाय, चाय पत्तियां और अन्य मूल्यवान वस्त्रों का व्यापार करना था। यह एक विशेषाधिकार प्राप्त कंपनी थी, जो इंग्लैंड के सम्राट से सीधे अनुज्ञा प्राप्त करने के कारण दुनिया भर में व्यापार में प्रतिस्पर्धा करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कदम सन 1608 में रखा, जब इसके एक व्यापारी जहाज लायन ने भारतीय तट पर पहुंचकर मसाले और अन्य वस्त्रों का व्यापार करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स का पहला व्यापारिक केंद्र सूरत, गुजरात था, जहां कंपनी ने अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। सूरत में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने के साथ साथ कंपनी ने सन 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। जहांगीर ने कंपनी को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी थी और इसके बदले कंपनी ने मुगल साम्राज्य को विभिन्न वस्त्रों और उत्पादों का निर्यात किया। कंपनी ने सन 1661 में बम्बई पर अपना कब्जा कर किया, जब पुर्तगालियों से यह स्थान इंग्लैंड को उपहार में मिला था। बम्बई में कंपनी ने एक और प्रमुख व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और वहां व्यापारिक गतिविधियां बढ़ा दी। इसके बाद मद्रास में सन 1639 में एक और कारखाना स्थापित किया गया। मद्रास भी ब्रिटिश व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। बंगाल, विशेष रूप से कलकत्ता, भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ पर कंपनी ने सन 1690 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। यह क्षेत्र खास तौर पर ऊन, कपास, रेशम और चाय के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल में कंपनी ने पहले मुगल शासकों और बाद में मराठाओं के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्तुगीज और डच ईस्ट इंडिया कंपनियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा की। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित किया हुआ था, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिशर्स ने सूरत, बम्बई और अन्य प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाया। मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य के साथ ब्रिटिशर्स के संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ गए। कंपनी ने कला, हथियार, वस्त्र और मसाले जैसे उत्पादों का व्यापार किया और बदले में चांदी और सोने का निर्यात किया। मुगल साम्राज्य की समृद्धता का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक साख बनाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय समाज में अपने व्यापार के दौरान कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी स्थापित किए। शुरुआती दिनों में कंपनी ने भारतीय भाषा और संस्कृति के बारे में भी अध्ययन किया। हालांकि यह अध्ययन ज़्यादातर व्यापारिक दृष्टिकोण से था, लेकिन इसने भविष्य में ब्रिटिश प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्थाओं के लिए भारतीय समाज की समझ को बेहतर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों से व्यापार में सहयोग किया, लेकिन कभी भी भारतीयों के साथ सामूहिक संबंध नहीं बनाए। कंपनी का मुख्य उद्देश्य हमेशा अपने व्यापारिक लाभ को बढ़ाना और इंग्लैंड के हितों की रक्षा करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सैन्य विस्तार भी शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया था, खासकर जब भारतीय राज्यों के बीच संघर्ष और अस्थिरता का फायदा उठाया गया। कंपनी ने भारतीय शासकों के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया। कंपनी ने हिंदू राजाओं और मुगल शासकों के बीच सत्ता संघर्ष का लाभ उठाया और धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू कर दिया। कंपनी के व्यापार में भारतीय व्यापारियों, पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों से प्रतिस्पर्धा थी और इस प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार विवाद पैदा हुए। इसके बावजूद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रणनीति के तहत भारतीय व्यापार बाजारों पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित किया। सन 700 से 1550 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापारिक और सैन्य प्रभाव तेजी से बढ़ाया।
इस समय के दौरान कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत किया और धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल साम्राज्य की शक्ति में कमी आने लगी। मुगलों की शक्ति कमजोर हो रही थी और स्थानीय शासक, नवाब और छोटे राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ गया था। इस अस्थिरता का लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में सत्ता संघर्ष बढ़ गया, जिससे भारतीय राज्यों में अस्थिरता आई। इस मौके पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक और सैन्य प्रभाव को फैलाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानीय शासकों और मुगल साम्राज्य के कमजोर होते नियंत्रण के बीच कंपनी को भारत में व्यापार और राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिक अवसर मिला। इस समय के दौरान बंगाल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बाजारों पर अपना दबदबा कायम किया। बंगाल के बंदरगाह जैसे सूरत, कलकत्ता और हुगली को वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यहाँ से कंपनी को मसाले, रेशम, चाय और कपास जैसे उत्पाद मिलते थे। 1700 से 1550 के दौरान बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए थे और यह क्षेत्र कंपनी के लिए एक प्रमुख मुनाफा स्रोत बन गया था। सन 1661 में बम्बई को इंग्लैंड को उपहार के रूप में मिलने के बाद ब्रिटिशर्स ने वहां अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सन 1700 तक बम्बई का बंदरगाह व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। यहाँ पर नौका व्यापार के जरिए अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत की। मद्रास, जिसे सन 1639 में ब्रिटिशर्स ने स्थापित किया था, इस समय में भी ब्रिटिशर्स के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया और यह जगह व्यापार, प्रशासन और सैन्य गतिविधियों का केंद्र बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख चुनौती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य ध्यान भारत के बाहर, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों पर था, लेकिन वे भारत में भी व्यापार करते थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर, खासकर गोवा और सूरत में प्रभाव जमाया हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोनों कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की और धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगालियों और डचों के खिलाफ व्यापारिक और सैन्य संघर्षों का सामना किया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिशर्स ने कई क्षेत्रों में अपने नियंत्रण को बढ़ाया और कुछ मामलों में डचों और पुर्तगालियों को भारत से बाहर कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के अलावा सैन्य शक्ति का भी विस्तार किया। कर्नाटका युद्ध का महत्व इस संदर्भ में विशेष है, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसियों और मराठों के खिलाफ संघर्ष किया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कर्नाटका क्षेत्र में हरा दिया और व्यापारिक नियंत्रण हासिल किया। इसके साथ ही कंपनी ने सैन्य बेस और किलों का निर्माण किया ताकि वह भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी सैन्य और व्यापारिक स्थिति को मजबूत कर सके। इस समय के दौरान ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच भारत में व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिणी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया, विशेषकर पांडिचेरी और कोचीन क्षेत्रों में। फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच तात्कालिक संघर्ष कर्नाटका युद्ध और बाद में 7वीं कॉलोनियल युद्ध में बदल गए। यह युद्ध विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस संघर्ष में जीत हासिल की, जिससे फ्रांसीसी प्रभाव को बहुत कम कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिशर्स ने भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाबों और स्थानीय शासकों के साथ व्यापारिक समझौतों का निर्माण किया। मीर कासिम जैसे कुछ स्थानीय शासक कंपनी के साथ व्यापारिक समझौते करते थे। हालांकि इन शासकों के साथ हुए समझौते कुछ समय के बाद उलझन में पड़ने लगे, क्योंकि कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए शासकों के अधिकारों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इस समय के दौरान कंपनी ने कई शासकों और स्थानीय सरकारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष भी किया, ताकि अपनी स्थिति को और मजबूत किया जा सके।
प्लासी की लड़ाई भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की एक निर्णायक घटना थी, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज किया। इस संघर्ष ने न केवल बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी साम्राज्य के बीच शक्ति संघर्ष को भी प्रभावित किया। प्लासी की लड़ाई का परिणाम ब्रिटिशर्स के पक्ष में रहा, और यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति और व्यापार में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। साल 1750 के दशक के मध्य तक बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका था। बंगाल में न केवल एक समृद्ध व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र भी था। बंगाल का बंदरगाह हुगली, जो अब कोलकाता का हिस्सा है, दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए अपनी नीतियां अपनाई थीं। यह स्थिति अंततः संघर्ष में तब्दील हो गई, जिसने बंगाल और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिशर्स की उपस्थिति को स्थायी बना दिया। सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, ने अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना शुरू किया। कंपनी ने बंगाल में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ा दी थीं, और इसके साथ ही उसकी सेना और किलों का निर्माण भी जारी था। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी स्वतंत्रता के लिए एक खतरे के रूप में देखा, और उसने कुछ कठोर कदम उठाए। सिराजुद्दौला ने कोलकाता में स्थित ब्रिटिश किले को अवैध और विदेशी समझते हुए इसे अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। उसने ब्रिटिश व्यापारियों पर भारी कर लगाकर और उन्हें व्यापार में हस्तक्षेप करने के लिए धमकियां दीं। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में असंतोष बढ़ा। ब्रिटिश अधिकारियों ने सिराजुद्दौला की नीतियों का विरोध किया और उनका समर्थन करने के लिए बंगाल के स्थानीय शासकों और अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ करना शुरू किया। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सैन्य अभियान की योजना बनाई। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में अपनी सेना भेजने के लिए नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव, जो पहले से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक अनुभवी सेनापति थे, क्लाइव ने सिराजुद्दौला के खिलाफ रणनीति तैयार की, और इसके लिए उन्होंने बंगाल के कुछ स्थानीय शासकों जैसे मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला के सैन्य कमांडर थे, उसको अपनी तरफ करने का प्रयास किया। मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने अपने पक्ष में लाकर सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया। मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स से वादा किया था कि यदि वे सिराजुद्दौला को हराने में सफल होते हैं तो वे बंगाल के नवाब के पद पर आसीन होंगे। प्लासी की लड़ाई 23 जून साल 1557 को हुई, और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ, जो अब पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लगभग 3000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिनमें यूरोपीय और भारतीय सिपाही दोनों शामिल थे। सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक थे, जिनमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाने शामिल थे। हालांकि सिराजुद्दौला की सेना अधिक बड़ी थी, लेकिन उनकी सैन्य रणनीति कमजोर थी। युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि मीर जाफर और अन्य स्थानीय नेताओं ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ अंदर से साजिश की। यह युद्ध, जो एक बाहरी संघर्ष की तरह दिखाई देता था, वास्तव में एक आंतरिक साजिश का परिणाम था। मीर जाफर ने अपनी सेना के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश सेना के पक्ष में हटा लिया, जिससे सिराजुद्दौला की सेना को विभाजित किया गया और युद्ध में उसके नियंत्रण में कमी आई। सिराजुद्दौला की सेना की रणनीति में भी कई कमजोरियां थीं, जैसे कि उनकी सेना का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर लड़ने की बजाय निष्क्रिय हो गया। इसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की सेना को ब्रिटिशर्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और वह भागने में सफल नहीं हो पाए। सिराजुद्दौला को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया। यह नवाबी मीर जाफर की थी, लेकिन वास्तविक शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिशर्स की जीत ने उन्हें बंगाल पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। अब बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। प्लासी की लड़ाई में जीत ने
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी सत्ता स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिशर्स ने अपनी सैन्य और राजनीतिक शक्ति का उपयोग कर बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शक्ति बढ़ाने और स्थानीय शासकों और साम्राज्य के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। इन संघर्षों ने ब्रिटिशर्स को भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और उन्होंने भारतीय राजनैतिक परिप्रेक्ष्य को बहुत प्रभावित किया। इस समय के दौरान ब्रिटिशर्स ने मराठों और अन्य स्थानीय शक्तियों के खिलाफ अपनी सैन्य और कूटनीतिक नीतियों को कारगर बनाया। कर्नाटका युद्ध, जो सन 1660 से 1663 तक चला, दक्षिण भारत में एक प्रमुख संघर्ष था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और मराठों के बीच हुआ था। यह युद्ध विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक क्षेत्रीय संघर्ष था, जो विशेष रूप से कर्नाटका और दक्कन क्षेत्र के नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। कर्नाटका युद्ध में ब्रिटिशर्स ने कई प्रमुख भारतीय शक्तियों से गठजोड़ किया, जिसमें निज़ाम और मराठों के कुछ हिस्से शामिल थे। फ्रांसीसी साम्राज्य, जो कर्नाटका में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ने वहां अपना सैन्य हस्तक्षेप किया। फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला और मीर कासिम के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष किया था और कर्नाटका क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की सेना का नेतृत्व करते हुए फ्रांसीसियों और उनके भारतीय सहयोगियों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की। ब्रिटिशर्स ने कर्नाटका युद्ध में फ्रांसीसियों को हराकर उनके प्रभाव को खत्म कर दिया और कर्नाटका क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की। निज़ाम, जो कि एक दक्कन का शासक था, ने भी ब्रिटिशर्स के साथ गठजोड़ किया था, जिससे ब्रिटिशर्स को कर्नाटका और दक्कन में रणनीतिक लाभ प्राप्त हुआ। कर्नाटका युद्ध में ब्रिटिशर्स की जीत ने उन्हें दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इस संघर्ष के बाद फ्रांसीसी साम्राज्य का प्रभाव भारत में खत्म हो गया और ब्रिटिशर्स का दबदबा बढ़ा। यह युद्ध ब्रिटिशर्स के लिए सैन्य और राजनीतिक स्थिरता का कारण बना, जिससे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में अपनी शक्ति फैलाने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा। मराठों ने 18वीं शताब्दी में भारत के एक बड़े हिस्से पर प्रभाव जमाया था और उनके साम्राज्य ने ब्रिटिशर्स के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत की। मराठों के साथ संघर्ष ब्रिटिशर्स के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी स्थिति मजबूत करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। मराठा साम्राज्य भारत के बड़े हिस्से में फैला हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई क्षेत्र शामिल थे। मराठों ने 18वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली सेना बनाई थी, जो पेशवा, सिंहजी और साधक चौहान जैसे प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में थी। 7वीं कॉलोनियल युद्ध के बाद मराठों ने ब्रिटिशर्स के साथ कई संघर्षों में भाग लिया। मराठों का मुख्य उद्देश्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना और ब्रिटिशर्स के प्रभाव को खत्म करना था। पेशवा बालाजी बाजीराव और उनके सक्सेसर्स ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए थे। ब्रिटिशर्स ने मराठों के खिलाफ अपनी सैन्य और कूटनीतिक नीतियां बनाई, जिसमें स्थानीय शासकों और शक्तियों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति शामिल थी। इसके परिणाम स्वरूप मराठों में आपसी संघर्ष और युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, यह युद्ध मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने ब्रिटिशर्स को मराठों के खिलाफ एक और संघर्ष के लिए मौका दिया। पानीपत की लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया और ब्रिटिशर्स ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मराठों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। सन 1600 से 700 के बीच ब्रिटिशर्स और मराठों के बीच कई संघर्ष हुए, जिसमें सैन्य संघर्षों और कूटनीतिक समझौतों का मिश्रण था। सन 1800 तक ब्रिटिशर्स ने पुणे और सतारा में मराठों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिशर्स ने मराठों के साथ समझौते किए, लेकिन उनके आंतरिक संघर्षों का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की। मराठों की शक्तियों में आपसी संघर्ष और ब्रिटिशर्स की कूटनीतिक चालों के कारण उनका साम्राज्य कमजोर हो गया। सन 1896 के बाद
ब्रिटिशर्स ने मराठों से अधिकतर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। सन 1899 में तिरुपति युद्ध, जो 800 के आसपास हुआ था, के बाद ब्रिटिशर्स ने मराठों के साथ अंतिम संघर्ष में विजय प्राप्त की। इसके बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के प्रभाव में आ गया। मराठों को उनके प्रभावी क्षेत्रों से बाहर कर दिया गया और भारत के अधिकांश हिस्सों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। कर्नाटका युद्ध और मराठों से संघर्ष ने ब्रिटिशर्स को भारत में अपनी सामरिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का मौका दे दिया था। इन संघर्षों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण हिस्सों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। इन युद्धों ने भारतीय राज्यों को कमज़ोर किया और ब्रिटिशर्स ने उन पर नियंत्रण स्थापित किया। मराठों और अन्य राज्यों के आपसी संघर्षों ने ब्रिटिशर्स को अपनी रणनीतियां लागू करने में मदद की। सन 1800 से 1550 का समय भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विस्तार के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस अवधि में कई युद्धों और संघर्षों ने ब्रिटिशर्स को भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। ब्रिटिशर्स ने विभिन्न भारतीय शासकों जैसे मराठों, सिखों, राजपूतों और अन्य स्थानीय शक्तियों से संघर्ष किया और धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस समय में ब्रिटिशर्स ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति के साथ भारतीय राज्यों को पराजित किया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। इस प्रक्रिया में युद्धों, संधियों और भारतीय रियासतों के साथ समझौतों का महत्वपूर्ण योगदान था। पंजाब, जो उस समय सिख साम्राज्य का केंद्र था, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था। रंजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने 19वीं सदी की शुरुआत में पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में अपनी शक्ति स्थापित की थी। रंजीत सिंह ने सिख साम्राज्य को एक मजबूत और संगठित राज्य के रूप में विकसित किया था। सन 139 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमज़ोर हो गया और ब्रिटिशर्स के लिए पंजाब पर कब्जा करने का अवसर मिला। पहला सिख युद्ध सन 145 से 1846 और दूसरा सिख युद्ध सन 1848 से 1890 के दौरान हुआ। ब्रिटिशर्स ने सिख सेना को हराया और पंजाब को अपनी नियंत्रण में ले लिया। 1090 में सिख साम्राज्य का अंत हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। यह पंजाब की सबसे बड़ी हार थी और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पंजाब में अपनी सेना और प्रशासन की ताकत को बढ़ाया। मराठा साम्राज्य 18वीं शताब्दी के अंत तक कमज़ोर हो चुका था, लेकिन फिर भी मराठों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। ब्रिटिशर्स ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक नीतियों से मराठा साम्राज्य को कमज़ोर किया और धीरे धीरे उनके राज्यों को अपनी नियंत्रण में लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान और अन्य राजपूत राज्यों के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग किया और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ब्रिटिशर्स ने राजपूतों के साथ समझौतों और युद्धों के माध्यम से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि राजपूतों ने अपने आत्मसंस्कार की रक्षा के लिए ब्रिटिशर्स से संघर्ष किया, लेकिन उनकी सैन्य शक्ति और कूटनीति के कारण ब्रिटिशर्स ने राजपूत राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाया। राजपूतों के कई राज्य जैसे जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में आ गए। इन राज्यों में ब्रिटिशर्स के लिए एक प्रमुख समझौता यह था कि वे राजपूतों को उनके राज्य का शासन सौंपते थे, लेकिन वे सैन्य, प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में ब्रिटिशर्स के अधीन रहते थे। हैदराबाद का राज्य और निज़ाम ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चुनौती थे। निज़ाम ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य से प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः ब्रिटिशर्स ने उसे अपने प्रभाव में ले लिया। निज़ाम और ब्रिटिशर्स के बीच कई संधियां हुईं, जिनमें सिंहों से लड़ने के लिए ब्रिटिश समर्थन प्राप्त किया गया। सन 1900 में निज़ाम ने ब्रिटिशर्स के साथ एक समझौता किया और अपना राज्य ब्रिटिशर्स के अधीन कर दिया। इसके बाद हैदराबाद को ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना का हिस्सा बना लिया, लेकिन निज़ाम का शाही राज्य बचा रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न राज्यों को अपने अधीन लाने के लिए सैन्य शक्ति, कूटनीति और समझौतों का सहारा लिया।
ब्रिटिशर्स ने मैसूर साम्राज्य के साथ युद्धों में अपनी शक्ति को बढ़ाया और 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या के बाद मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। कर्नाटका क्षेत्र में ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपने नियंत्रण को मजबूत किया और मैसूर के बाद इस क्षेत्र में अपने प्रशासन को स्थापित कर दिया। बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले से ही ब्रिटिशर्स का प्रभाव था, लेकिन इस समय में उन्होंने इन क्षेत्रों में अपने प्रशासनिक, सैन्य और राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत किया। इन युद्धों और संघर्षों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर अपना शासन स्थापित करने में मदद की। ब्रिटिशर्स ने भारतीय शासकों के खिलाफ सैन्य संघर्षों के अलावा कूटनीतिक समझौतों का भी सहारा लिया, जिससे वे अधिकतम भारतीय राज्यों को अपने प्रभाव में ले सके। सन 1950 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। केवल कुछ स्वतंत्र राज्य और क्षेत्र जैसे नेपाल, राजस्थान और अहमदाबाद स्वतंत्र थे, लेकिन उनके भी नियंत्रण में आने का रास्ता खुल गया था। सन 1957 का सिपाही विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह भारतीय सैनिकों, किसानों, सिविल कर्मचारियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठाया गया था। यह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक चेतावनी था और इसने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। इस विद्रोह ने भारतीय समाज में एक गंभीर बदलाव की शुरुआत की और ब्रिटिश साम्राज्य को कई मायनों में बदल दिया। सन 1957 का विद्रोह कई कारणों से हुआ था, जो ब्रिटिशर्स के साम्राज्यीकरण, उनके द्वारा लागू किए गए अत्यधिक करों और भारतीय समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों से जुड़े थे। विद्रोह का मुख्य कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस थे। कहा जाता है कि इन कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे मुस्लिम और हिंदू सिपाही धार्मिक दृष्टिकोण से अपमानजनक मानते थे। यह घटना एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्पीड़न के रूप में देखी गई, जो भारतीय सैनिकों और आम जनता के बीच एक भारी असंतोष का कारण बनी। ब्रिटिशर्स ने भारतीय समाज की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को नकारते हुए अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को लागू किया, जैसे हिंदू और मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं का हस्तक्षेप और ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का अनुसरण, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों को अपने अधीन किया और पुराने शासकों को सत्ता से बाहर कर दिया। विशेष रूप से राजा रंजीत सिंह और बहलुल लोदी जैसे लोकप्रिय शासकों के समय में स्थापित राज्यों को खत्म कर दिया गया, जिससे भारतीय शासकों में असंतोष पैदा हुआ। भारतीय शासकों और राजाओं का विचार था कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा उनकी शक्ति का समाप्त होना एक गंभीर राजनीतिक अन्याय है। ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों पर अत्यधिक कर लगाए, जिससे उनकी हालत बेहद दयनीय हो गई। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, क्योंकि वे इन करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। ब्रिटिशर्स ने भारतीय व्यापार पर भी कड़ा नियंत्रण किया, जिससे भारतीय कारीगरों और व्यापारियों की स्थिति खराब हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने भारतीय वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया और इसके बदले इंग्लैंड में बने सामान को बेचने का प्रयास किया। भारतीय सिपाही, जो मुख्य रूप से मराठा, पंजाबी और अन्य स्थानीय जातियों के होते थे, उनके साथ भी भारतीय सैन्य प्रशासन द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उन्हें अंग्रेजी सिपाहियों के मुकाबले कम वेतन मिलता था और उनके प्रमोशन में भी भेदभाव था। विद्रोह की शुरुआत दिल्ली के पास मेरठ से हुई, जहां मंगल पांडे नामक सिपाही ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके बाद सैनिकों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया और दिल्ली की ओर बढ़े। सन 1957 में दिल्ली में बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने अपना प्रतीक बना लिया। वह उस समय मुगल सम्राट थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिशर्स ने केवल एक प्रतीकात्मक शासक बना रखा था। विद्रोहियों ने उन्हें दिल्ली का शासक माना और उनके नेतृत्व में विद्रोह को और अधिक मजबूती मिली। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहेब पुणे, कृष्ण सिंह ग्वालियर और बेगम हजरत महल लखनऊ जैसे भारतीय शासक भी विद्रोह में शामिल हुए। इन नेताओं ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा और एकजुटता के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ
युद्ध लड़ा। 1557 के विद्रोह का प्रसार बहुत तेजी से पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में हुआ। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, कानपुर, मथुरा, बिहार और राजस्थान में बड़े विद्रोह हुए। भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई प्रमुख शहरों में कब्जा कर लिया और संघर्ष जारी रखा। ब्रिटिशर्स के लिए यह विद्रोह एक झटका था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भारतीय सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ इतनी बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। ब्रिटिशर्स ने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय विद्रोहियों को कठोर सजा दी। ब्रिटिशर्स ने विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी सेना को भेजा और युद्ध के दौरान सैकड़ों नागरिकों और विद्रोहियों को हत्या कर दी। लखनऊ, दिल्ली, कानपुर और मथुरा जैसे शहरों में सैनिकों ने बर्बरता की, जिसमें लाखों भारतीयों की जान चली गई। 1557 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर फिर से कब्जा किया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें रंगून, अब यंगून, म्यांमार, निर्वासित कर दिया गया। इससे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति और भी मजबूत हो गई। सन 1957 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत को ब्रिटिश राज के तहत सीधे शाही शासन में ले लिया। सन 1958 के इंडिया एक्ट के बाद भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सम्राट की अधीनता में आ गया और भारत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। ब्रिटिशर्स ने भारतीय सेना के संगठन में भी बदलाव किए। भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई और ब्रिटिश सैनिकों को अधिक संख्या में रखा गया। इसके साथ ही सिपाही चयन में अधिक सतर्कता बरती गई, जिससे भविष्य में इस तरह के विद्रोह की संभावना को कम किया जा सके। सन 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। ये एक संकेत था कि भारतीय समाज में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की क्षमता है। इसने भारतीय राष्ट्रीयता की नींव रखी, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम का रूप लेगी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कानूनी और प्रशासनिक सुधार लागू किए, जिसमें नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक ढांचे में सुधार किया गया, ताकि भारत में प्रशासन को और मजबूत किया जा सके। सन 1957 का सिपाही विद्रोह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नीति और भारतीय राजनीति को बदल दिया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रीयता के विचार को प्रोत्साहित किया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष की राह खोली। इस विद्रोह ने भारतीयों के भीतर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने की भावना को जीवित रखा और भविष्य में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश राज स्थापित हुआ। इसके अनुसार अब भारत का प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे नियंत्रण में था और इसे गवर्नर जनरल द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो सीधे ब्रिटिश सम्राट को उत्तरदायी होता था। भारत का प्रभार अब ब्रिटिश किंग या क्वीन के पास था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य व्यापार, शांति और कानून का पालन था। विद्रोह ने भारतीय समाज को अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को समझने में मदद की। यह समय भारतीय पुनर्जागरण के साथ मेल खाता था, जिसमें भारतीयों ने अपनी कला, संस्कृति, साहित्य और भाषा को पुनः जीवित करने का प्रयास किया। सन 1957 का सिपाही विद्रोह भारत में स्वतंत्रता की भावना का पहला बड़ा संकेत था। भले ही यह विद्रोह विफल हो गया, लेकिन इसने भारतीयों को यह समझने का अवसर दिया कि केवल संगठित होकर और ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अगले चरणों में प्रेरणा देने वाला था। इसके बाद भारतीयों ने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के नेतृत्व में संगठित होकर स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को और मजबूत किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय प्रशासन में कई कानूनी और प्रशासनिक सुधार किए। इनमें से कुछ सुधारों ने भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया। इंडिया एक्ट 1558 के तहत भारतीयों को न्यायिक और प्रशासनिक सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन इससे ब्रिटिश प्रशासन में सुधार की शुरुआत हुई। भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती के बारे में एक कानून पारित किया गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी
और भारतीयों को उच्च पदों पर कम नियुक्त किया गया। अधिकतर महत्वपूर्ण और उच्च पदों पर ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति जारी रही। भारतीयों को निम्न और मंझले स्तर के पदों तक ही सीमित रखा गया। यह नीति भारतीयों में असंतोष का कारण बनी, क्योंकि उन्हें अपनी क्षमता और योग्यता के बावजूद प्रशासनिक पदों पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। इसके बावजूद यह कदम धीरे धीरे भारतीय समाज में जागरूकता और राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत का कारण बना। इस समय की धीमी भर्ती प्रक्रिया और भेदभावपूर्ण नीतियां भारतीय राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनाने में सहायक सिद्ध हुईं। इस प्रकार भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी के बारे में पारित कानून और सुधारों की प्रक्रिया ने भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और यह स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।